देखिए, चंद्रायन के विषय में कथा ये है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना। यहां जो मैंने कहा कि इनको इनकी कथा को लोर कहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोर कहा या लोर कथा। ये किसने नाम दिया है? तो याद रखना, माता प्रसाद गुप्त ने दिया है। ठीक है। इसकी कथा, संक्षिप्त कथा क्या है? अगर हम लोग देखें इसकी संक्षिप्त कथा क्या है, नहीं भी देखेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान जाइए कि इसमें जो नायक है वो नायक लोरिक है और नायिका है जिसका नाम है चंदा। उसकी कथा, उसकी प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है। इसके बाद जो रचना महत्वपूर्ण आती है उस रचना का नाम है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, सीधे देखेंगे, एक प्रसिद्ध कवि हमारे बीच आते हैं जिनका नाम है, कवि का नाम है जान कवि। इस जान कवि के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो पहली चीज यह कि ये जान कवि 1612 से 1664 तक इनका रचना काल माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ऐसे 29 प्रेमाख्यानकों की रचना की। सर्वाधिक जो है, ऐसे इनके कुल, अगर हम रचना की बात की जाए, कुल रचनाएं इनकी कितनी हैं? तो कुल रचनाएं हैं 78। इसमें से कुछ के नाम अगर आप लोग देखना चाहें तो कथा, रत्नावली, कनकावती आदि। एक रचना और आप लोग अगर इसमें देख लें जिसका नाम है लैले मजनू। ठीक है। लैले मजनू, इन्हें प्रथम हिंदी कवि माना जाता है। किस रूप में? जिन्होंने जिन्होंने फारसी का जो फारसी की जो कथा है लैला मजनू, फारसी के लैला मजनू, फारसी के लैला मजनू के आधार पर रचना की लैला मजनू। ठीक है। यह ध्यान देने योग्य बात है। इनकी भाषा कैसी है? तो इनकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। ठीक है, राजस्थानी प्रभावित ब्रज है इनकी भाषा। ठीक है। आगे के जो कवि हमारे बीच जो महत्वपूर्ण आते हैं उनका नाम है दामोदर दास, दामोदर कवि। दामोदर कवि अभी हम लोग ने देखा जिन्होंने लखन सेन पद्मावती कथा की रचना की। इसी रचना को इस रचना को दामोदर कवि ने
स्वयं क्या कहा है, वीर कथा कहा है। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद एक ईश्वरदास की रचना है। क्या, ईश्वरदास की तो ऐसे बहुत सारी रचना है, लेकिन जो सत्यवती कथा यानी कि प्रसिद्ध रचना है, इस सत्यवती कथा को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में के किसी भी शाखा में या भक्ति काल में स्थान नहीं दिया। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य बात है। आगे जो कवि आते हैं वे हैं कुतुबन। कुतुबन के विषय में क्या कथा है, तो ये शेख बुरहान के शिष्य थे। दूसरा तथ्य क्या है, जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित थे। इनकी रचना का क्या नाम है, मृगावती। इस मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार तथा कंचनपुर के रूप मुरारी की कन्या मृगावती की कथा है। ठीक है, उनकी प्रेम कथा है। दूसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है, सब में जितने भी प्रेमाख्यानक काव्य देखेंगे उसमें नायक कम से कम 2 विवाह तो करता ही है। ठीक है, लेकिन इसमें ही यही एक ऐसी रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव देखने को मिलता है, यानी इसमें नायक एक ही स्त्री से विवाह करता है। और एक चीज क्या महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है, ये जो मृगावती और एक रचना है मधुमालती, इन 2 रचनाओं की चर्चा बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अपनी लगाने का कोई औचित्य नहीं है, ने आत्मकथा अर्धकथानक में की है। क्या पंक्ति है, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पूथी दोए उचार। यानी पहले उस समय वे बाजार नहीं जाते थे, घर में बैठे रहते थे और मधुमालती मृगावती ही 2 पुथी जो उनकी थी उसी को पढ़ते रहते थे, वही उनका उपचार था। ठीक है, आगे
कि ये जो मधुमालती रचना है, मधुमालती मधुमालती रचना जो है, उस मधुमालती रचना के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं कि ये किनकी रचना है, मंचन की है। ये जो मधुमालती रचना है, इसी के आधार पर दक्षिण के कवि नसरती ने गुलशने इश्क की रचना की। इसकी भाषा कैसी है? तो दक्षिणी हिंदी है। ठीक है, गुलशने इश्क की रचना इन्होंने की, और इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा दक्कनी है। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब जो महत्वपूर्ण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कवि आते हैं, जिनके विषय में बहुत सारी भ्रांतियां और जिनके विषय में बहुत सारे तथ्य हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस काव्य धारा के कवि हैं, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये हैं जायसी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो शेख मुहाउद्दीन के शिष्य थे, पहली चीज। अमेठी के पास एक जगह है, जायस में रहते थे। शेर शाह के समकालीन थे। इनकी रचनाओं के विषय में पहले ये जान जाइए कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 3 रचनाएं स्वीकार की हैं। कौन सी 3 रचनाएं हैं? पहली पद्मावत, दूसरी अखरावट, और तीसरी आखिरी कलाम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली रचना तो पद्मावती है, जो शुक्ल जी ने भी माना है। इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की कथा है। दूसरी इनकी रचना है अखरावट, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व भरी चौपाई लिखी गई। तीसरी रचना है आखिरी कलाम। इसमें कयामत का वर्णन है, बाबर की प्रशंसा है, और हजरत मोहम्मद का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है।
चौथी जो रचना है चित्ररेखा, लघु प्रेमाख्यानक है और इसमें चित्ररेखा तथा प्रीतम कुंवर की प्रेम कथा है। पांचवी जो रचना है कहरनामा है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है इसमें और कहरवा शैली में यह रचित है। छठी जो रचना है मसलनामा। मसल यानी मिसल शब्द से बना है। मिसल का मतलब होता है लोकोक्ति। तो इन लोकोक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन किया गया है। सातवीं रचना है कान्हावत, साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य माना जाता है इसे। और दूसरी अवतारवाद, दूसरी चीज अवतारवाद का प्रतिपादन किया गया। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे क्या हैं? इस पद्मावत के विषय में, पद्मावत चूंकि इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो पद्मावत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि 927 हिजरी की रचना इसे बतलाया गया है कि यह 927 हिजरी की रचना अर्थात 1520 की रचना है। अवधि का प्रथम महाकाव्य है। आगे 57 खंड हैं इसके और आगे उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। तीसरी बात, आगे की महत्वपूर्ण बात क्या है कि आरंभ में इस ग्रंथ के शेर शाह की प्रशंसा है। लिखा इन्होंने कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानो शेर शाह दिल्ली सुल्तान चारहु खंड तपय जस गान, तपय जस भान, जिस तरह से भान चमकता है उसी तरह से इनका यश चमक रहा है। ठीक है, आगे है इस रचना अर्थात पद्मावत की बात हो रही है। इस रचना का बांग्ला अनुवाद किया गया। किसने किया? तो अराकान राज्य के
वजीर मगन ठाकुर थे। मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में एक कवि थे जिनका नाम था आलू उजाला नामक कवि से करवाया था। या ध्यान देना, यानी अनुवाद करने वाले कवि का नाम है अनुवाद अनुवादकर्ता कौन है? आलो उजालो। ठीक है, ये ध्यान देना। और इस अनुवादकर्ता से करवाया किसने? तो मगन ठाकुर ने। मगन ठाकुर ने करवाया, आदेश दिया कि तुम यह करो। ठीक है, आगे जो तथ्य है, विजय देव नारायण शाही ने इसे अपने ढंग का त्रासदी या ट्रेजेडी कहा है। क्या कहा? अपने ढंग का। अपने ढंग की यह क्या है? त्रासदी। शुक्ल जो है इस ग्रंथ के पूर्वार्ध को कल्पित मानते हैं और उत्तरार्ध को ऐतिहासिक। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। इन्होंने, यानी शुक्ल जी ने, बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन इनके विषय में कहे हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि यह जो पद्मावत रचना है, यह प्रतीक का इसमें खूब प्रयोग हुआ है। तो उस प्रतीक की बात कर लें कि कौन सा किसका प्रतीक है। तो रत्नसेन, यह रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन मन का, या कहे आत्मा का, या साधक का प्रतीक है। दूसरी जो जगह है, सिंघल, सिंघल क्या है? हृदय का प्रतीक है। तीसरा पद्मावती, यह श्रद्धा का प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। चौथा सुवा, जो तोता होता है, हीरामन, हीरामन तोता, यह गुरु का प्रतीक है। नागमती, नागमती यह दुनिया धंधा, दुनिया धंधा अर्थात सांसारिक बुद्धि। छठा है राघव चेतन। राघव चेतन किसके प्रतीक हैं? शैतान के प्रतीक हैं। और सातवां, यही अगर लिख दूं तो ज्यादा समीचीन होगा, और सातवां अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन ये किसके प्रतीक हैं? ये माया के प्रतीक है। तो 7 प्रतीकों के विषय में यहां बतलाया गया है। ठीक है, आगे शुक्ल जी के कुछ कथन हैं, उन कथनों पर विचार हम लोग कर लेंगे। शुक्ल जी के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं पद्मावत के विषय में या जैसे के विषय पर। मलिक मोहम्मद जायसी के संबंध में शुक्ल के कथन। क्या कथन है? तो पहला कथन है, कबीर ने
केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। एक कथन यह है। दूसरा इनका कथन है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। अगला कथन क्या है इनका? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। आगे कथन है क्या कथन है? अगला कथन है तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है और है इनकी रचना के विषय में आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और भूल चाल की अवधि है। यह भी ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये रामचंद्र ये मलिक मोहम्मद जायसी
और से संबंधित या सूफी काव्य धारा से संबंधित, तो उस पर विचार कर लेंगे। आज की कक्षा यहीं तक रखें।